बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, इस वाले चैप्टर की हम सारी थ्योरी कवर कर चुके हैं वीडियो के थ्रू। इस वाले चैप्टर से मोस्टली जो चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो कुछ ये न्यूमेरिकल हैं जो कि कुछ बुक से लिए गए हैं, कुछ बाहर से हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। एक 250 वॉट टीवी, एक 250 वॉट का कोई टीवी इन 1 आवर, मतलब 250 वॉट का कोई टीवी 1 घंटे चलता है, वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। और आपको दिया हुआ है 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, या फिर 1200 वोट का कोई टोस्टर है, वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा कितने में, 10 मिनट में। ठीक है, एनर्जी, और देखो आपको एनर्जी पूछी हुई है और क्या दिया हुआ है, वॉट का मतलब क्या है, पावर। इसका मतलब पावर दिया हुआ है, एनर्जी पूछी हुई है। तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं हम एनर्जी और पावर का, वी नो दैट, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, यहां से मैं एनर्जी निकाल सकती हूं, तो ई कितना आ गया, एनर्जी आपके पास आ गया इज इक्वल्स टू पावर इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अच्छा एनर्जी मैं पहले निकाल लेती हूँ। जब हम यहाँ वॉट लेते हैं पावर की जगह, तो एनर्जी की हम जगह जूल लेते हैं और टाइम की जगह हम लेते हैं सेकंड। इसका मतलब मुझे जूल में अगर एनर्जी चाहिए तो मुझे पावर चाहिए वॉट में और टाइम चाहिए सेकंड में। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो सबसे पहले मुझे 250 वॉट का कोई टीवी दिया हुआ है जिसे 1 घंटे चलाया जा रहा है, तो मैं टीवी के लिए एनर्जी फॉर टीवी कैसे निकालूंगी, एनर्जी टीवी के लिए एनर्जी कैसे निकालूंगी, टीवी की पावर कितनी है 250 वॉट इंटू टाइम कितना दे रखा है 1 आवर। मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें ये जूल में चाहिए तो हमें टाइम कितना चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो 1 घंटे को अगर मैं सेकंड बनाऊं तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगी, मिनट बन जाएगा, फिर 60 से करूंगी तो सेकंड बन जाएगा। तो ये आ गया 25 इंटू 3600। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 1 2 3 4 5। या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 10 की पावर में, कैसे, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 4 5 ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया जूल में। ठीक है, अच्छा आपके पास एनर्जी आ गई टीवी की। अब आप एनर्जी निकालोगे, एनर्जी फॉर टोस्टर, टोस्टर तो क्या है, टोस्टर की आप पहले क्या लिखोगे, पावर कितनी है 1200 इंटू आप करोगे 10, ये मिनट है और यहाँ 60 कर दोगे तो ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 12 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 72 2 5 4 0। ठीक है, 1 2 3 4 इतना आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा अब वैसे तो ये देखने से ही पता लग रहा है, देखो 4 0 दोनों की हटा दे, वहां 72 वहां 90, तो बड़ी वाली टर्म जो आपके पास एनर्जी जो आ रही है टीवी के लिए वो ज्यादा है। अगर इसे भी हम 0.5 वाली टर्म में लिखना चाहें ना, हम कैसे लिखेंगे 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। इसका मतलब जो आपके पास एनर्जी आ रही है टीवी की वो कितनी है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल, और आपके पास जो एनर्जी आ रही है टोस्टर की वो कितनी है 7.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। ठीक है, तो ये ज्यादा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जो 12 आपके पास 250 वॉट का जो टीवी है जो 1 घंटे चल रहा है वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें 2 का सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्राइव 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेन 2 आवर्स। मतलब आपके पास सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम का, तो लिख लीजिए रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 8 ओम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है करंट, कितना दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2 आवर। ठीक है, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप इन हीटर। हीटर में किस
रेट पर हीट डेवलप हो रही है वो पूछा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हीट डेवलप इन हीटर का मतलब है भाई हीट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी डेवलप हो रही है। लेकिन हमें इसका क्या पूछा गया है? रेट पूछा गया है। रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम ये कितनी डेवलप हो रही है, और एनर्जी अपॉन टाइम यही आपकी होती है पावर। इसका मतलब आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा हुआ है? पावर पूछी हुई है। तो पावर का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला ये होता है I²R। ठीक है। अच्छा, आपको टी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपके पास इन दोनों टर्म से ही आप पावर निकाल सकते हो। देखो, I² रख दो 15 इंटू 15 इंटू R की वैल्यू यहां से रख दो 8। ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1800। क्वेश्चन देखते हैं। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। आपके पास यहाँ 4-5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है। उनके अक्रॉस ये 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा रहा है इन सीरीज। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू 12 ओम। 12 ओम के रजिस्टर से पूछा है कि करंट कितना फ्लो होगा। अगर इसका हम सर्किट बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5। ठीक है। इनको ये 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इससे पूछा है कि इसके थ्रू करंट कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए यहां साफ कर लेते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ गया। देखिए, इसमें क्या कर रखा है? सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। जब हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके थ्रू जो करंट होता है वो सेम होता है। मतलब जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा उतना ही यहाँ 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 हर जगह सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट चेंज नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट जो हमसे 12 वोल्ट पूछा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ V = IR जो लगाना है, वो R आपको 12 नहीं लेना है। आपको पता है करंट सेम रहेगा, तो आपको टोटल करंट जो निकालना है वो कैसे निकालना है? सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके निकालना है। तो पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो इन सबको ऐड कर दो। यहां से ये 9 12 1.2 1.4, तो ये हो गया 13.4 ओम। ठीक है। समझ आया हमने क्यों टोटल किया है? क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में। ठीक है। उसके बाद आपके पास R आ गया। पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 9 वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना हो गया आपके पास? 9 वोल्ट। ठीक है। अब हमें V = IR लगाना है, तो V = IR। I हमें पूछा गया है, तो I = V/R। तो कितना हो गया? 9/13.4। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.667 इतना आ जाएगा, और I है तो यहाँ पे एम्पीयर। ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी ये था, जब आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखे हो सारे के सारे, और किसी भी रेजिस्टेंस से आपसे करंट पूछ लिया जाए तो सब में करंट सेम रहेगा। आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तब उसका करंट निकालोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस रेजिस्टेंस से पूछा है उसी के लिए V = IR लगा दो, वो गलत हो जाएगा। वो किस केस में करना है? वो पैरेलल जब रेजिस्टेंस होंगे तब करना। ठीक है। चलिए यहां तक समझ आया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच। वो कह रहा है कोई L लेंथ का वायर आपको दे रखा था जिसका रेजिस्टेंस R है, उसे खींचा गया। खींचने के बाद कह रहा है आफ्टर स्ट्रेचिंग इट्स रेडियस बिकम हाफ, मतलब इसकी जो त्रिज्या थी वो आधी हो गई। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस पूछा गया है, क्या होगा? तो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ वायर वो कितना दिया हुआ है? L। ठीक है। एरिया हम मान लेते हैं इसका A, तो हमें रेडियस को चेंज करना है तो यहाँ पे रेडियस मान लेते हैं हम। मान लीजिए इनिशियल रेडियस, रेडियस जो मान लिया हमने वो कितनी मान ली है? हमने R मान ली है। ठीक है। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है बड़ा वाला R, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो कितना है? R। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? R = होता है ρL/A। तो अगर मैं इससे एरिया निकालूं तो A क्या हो जाएगा? πr²। दोनों R में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं रेडियस के लिए छोटा वाला R लिख रही हूँ, रेजिस्टेंस के लिए बड़ा वाला R दिया हुआ है ऑलरेडी।
तो एरिया की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, ये दे रखा है आपको ऑलरेडी। अच्छा, अब कह रहा है कि जो रेडियस है वो हाफ हो गई, तो न्यू रेडियस जो आपके पास आ गई, न्यू रेडियस आफ्टर स्ट्रेचिंग, उसे आर डैश कह सकते हैं। वो कितनी आ गई, r/2। ठीक है, तो नई रेडियस से नया एरिया निकाल सकती हूँ मैं, a इज इक्वल टू a डैश मान लेती हूँ इसे, पाई आर स्क्वायर मतलब r डैश का स्क्वायर। ठीक है, r डैश का स्क्वायर, इस पे क्या लिख सकती हूँ, पाई r डैश कितना माना हमने, r/2 का ये स्क्वायर। तो आपके पास नया एरिया आ गया जिसे हम a डैश कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस नए एरिया से मैं नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो r डैश चेंज हो जाएगा, इसे r डैश ले लेते हैं। रो एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, सेम वायर को खींचा गया है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो रो ले लिया। एल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि बड़ा है घटा है, कितना बड़ा घटा है, तो हम एल ही मान के चलेंगे। यहाँ पे एरिया है आपका a डैश, a डैश कितना है, पाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर इसे सॉल्व करूं तो मैं रो एल अपॉन पाई, इसे खोलेंगे तो r स्क्वायर रह गया, और जो 2 का स्क्वायर होता है 4, वो ऊपर आ जाएगा इंटू 4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में। अच्छा, अब देखिए ये हो गया r डैश। ठीक है, अगर मैं इतना पार्ट देखूं इसका, तो ये पार्ट कितना है, ये से r भी तो लिख सकती हूँ, सेम टू सेम ही तो है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, r डैश इज इक्वल टू 4, और ये रह गया अलग से, इंटू r। मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस के 4 गुना हो जाएगा। समझ आया, मतलब आपने रेडियस को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। दोबारा से एक बार इसे कर लेते हैं। लेंथ दे रखी है आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है, आपने रेडियस मान के चलनी है, क्योंकि आपको रेडियस को आगे हाफ करना है, इसलिए हम इसे रेडियस में लेके चल रहे हैं। अगर सिर्फ एरिया की बात करता तो हम सिर्फ ए लेके चलते। ठीक है, तो हमने पुरानी रेडियस से एरिया निकाल के दिखा दिया, पाई आर स्क्वायर। अब हमने नई रेडियस जो मानी आर डैश, वो पुरानी वाली की आधी है, पुरानी वाली r थी तो r/2 हो गया। ठीक है, r/2 रख के मैंने नया एरिया निकाल दिया, नए एरिया से मैंने नया रेजिस्टेंस निकाल दिया। फिर हमने देखा कुछ टर्म पुराने रेजिस्टेंस जैसी हैं, तो हमने उसकी जगह r पुट कर दिया, तो कंपैरिजन हो गया कि कितना है, 4 गुना है। पुराना रेजिस्टेंस जो है, नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना है, मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब कह रहा है 176 ओम के कितने रजिस्टर्स जो कि पैरेलल में लगाए गए हैं चाहिएंगे आपको। 5 एम्पियर का करंट दे रखा है और 220 वोल्ट की लाइन दे रखी है। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये कह रहा है 176 ओम के आपको रजिस्टर लगाने हैं पैरेलल में, कितने लगाने हैं ये नहीं पता, एंड सो ऑन का मतलब है हमें नहीं पता इनके बीच में कितने हैं। तो ये आर हमने, ये 176, ये 176, ठीक है, और यहाँ पे 176, ये एन है, मान लीजिए हमने एन लगा दिया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, सिंपली समझने के लिए एक और बना देंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इनको ये कनेक्ट कर रहा है किससे, 220 वोल्ट की लाइन है, मतलब ये 220 वोल्ट, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है कि कितने रेजिस्टेंस हमें लगाने पड़ेंगे 176 ओम के, कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब है हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास V दे रखा है 220 वोल्ट, आपके पास I दे रखा है 5 एम्पियर। अच्छा, इस सर्किट में जितना करंट 5 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर इन सब में बढ़ जाएगा, और फिर से यहाँ मिलके फिर से 5 एम्पियर फ्लो करेगा। इसका मतलब 5 एम्पियर ही तो बढ़ रहा है इनके अंदर भी। तो अगर इसका मतलब है यहाँ करंट इतना है तो यहाँ भी करंट उतना ही होगा। इसके अकॉर्डिंग में इस V = IR से पोटेंशियल तो एज इट इज रहता ही रहता है, करंट भी एज इट इज रहेगा, मतलब ये बटेगा लेकिन टोटल तो 5 एम्पियर रहेगा। तो मैं यहाँ से, मेरे पास R है और V है, सॉरी I है और V है, तो R निकाल सकती हूँ। R कितना हो गया, V/I कितना हो गया 220/I कितना दे रखा है आपको 5। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे पास ये आ जाएगा 4, ये 44 ओम, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने क्या निकाला, टोटल वोल्टेज, टोटल अपॉन टोटल करंट। ठीक है, तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया
इसका मतलब है जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास वो कितना है 44 ओम। अब मुझे इन सबको मिला के 44 ओम बनाना है, तो मुझे कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, बेसिकली क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं ये सारे पैरेलल में है, तो हम क्या लिखते हैं, इनका अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो 1/Rp इज इक्वल टू कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ठीक है, प्लस 1/1/Rn। मतलब मान लीजिए हमने n रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो अगर मैं यहाँ सबकी वैल्यू रखूं तो ये 176, इसने बोला है ऑलरेडी 176 होना चाहिए, ये 176। ठीक है, इसका मतलब 1/Rp इज इक्वल टू, यहाँ तो n टर्म्स है तो सबका नीचे क्या आ जाएगा 176, 1 2 3 4 5 जितना भी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सबको उल्टा करके लिख रही हूँ। मान लीजिए n रजिस्टर है तो यहाँ पे आ गया n। इतना समझ आ गया। आरपी क्या है, यहाँ पे आरपी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन सबको टोटल करके जो आना है, तो वो कितना है ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ 44, तो 1/44 ऐसे हो जाएगा। यहाँ रख दूंगी टोटल वाले की वैल्यू n/176। n की वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि नीचे वाले को ऊपर भेज दो, तो 176/44 इज इक्वल टू n। ये 4 1 पे, ये 4 पे। ठीक है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम 176 के 4 रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो वैल्यू जो है वो 44 ओम आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। आपके पास रजिस्टर्स दो दे रखे हैं, 3 रजिस्टर दे रखे हैं, वो 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, टू सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम। ये कह रहा है 6 रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर आपके पास दिए हुए हैं 6 रेजिस्टेंस के। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं आपके पास 6 के सारे 6 ओम के। आप इन्हें कैसे कनेक्ट करोगे, तो पहली बार तो पूछा है कि कैसे कनेक्ट करोगे, कॉम्बिनेशन जो आता है टोटल रेजिस्टेंस निकल के पूरे कॉम्बिनेशन का वो 9 आए। दूसरी बार पूछ रहा है 4 आए। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिकली आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो अगर इतना क्वेश्चन देके आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए इन्हें कैसे आप कनेक्ट करोगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम हो। जब मैक्सिमम पूछे तो आप तीनों को सीरीज में लगा दोगे, 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है 9 और 4, ना ही 2 ना ही 18। इसका मतलब है हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है, 4 तरीके हैं सॉरी। पहला तो सीरीज में लगा दो, दूसरा तीनों को पैरेलल में लगा लो, लेकिन दोनों से ही आंसर नहीं आता है। अब कौन सा तरीका रह गया, तो अब तरीका रह गया, मान लीजिए हम दोनों को एक बार सीरीज में लगा देते हैं, 2 को, तीसरे को पैरेलल में लगा देते हैं। कैसे, या फिर 2 को पैरेलल में लगा लो, तीसरे को सीरीज। मान लीजिए हमने पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया, दोनों आपको लगा के देखना पड़ेगा। ये कोई बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, 6 6 और 6। इसमें क्या है, हमने 2 को तो पैरेलल में लगा दिया और तीसरे के साथ सीरीज में लगा दिया। अच्छा, इनको सॉल्व करो तो 1/Rp कितना आ गया, 1/6 + 1/6 इज इक्वल टू 2/6 आ गया। तो Rp कितना आ गया यहाँ से 6/2। ठीक है, तो ये आ गया 3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3। अच्छा, 3 के साथ अगर मैं 6 को ऐड कर दूं तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 3 + 6 इज इक्वल टू 9। आ गया पहले वाला। ठीक है, इस बार आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने 2 को पैरेलल में किया था, तीसरे को सीरीज में किया था। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 2 को पहले सीरीज में कर दीजिए, तीसरे को उसके साथ पैरेलल में कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो गए, 6 6 और ये 6, ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 हो जाएगा और ये 6। तो अब आपके पास जो 1/Rp, ये जो देखो ये 12 हो गया और ये 6, लेकिन ये दोनों कैसे पैरेलल में है, तो 1/Rp कैसे निकालोगे, 1/6 + 1/12। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो, 12 कैसे कर दिया, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इक्विवेलेंट निकालो, 12 आ गया, ये 2 + 12 यहाँ 1। ठीक है, तो 1/Rp, ये Rp था, कितना आ गया ये 3/12। यहाँ से मैं Rp की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना होगा, रिवर्स कर देंगे, 12/3 तो कितना आ गया 4। ये आ गया ये वाला कॉम्बिनेशन। समझ आ गया। अगर आपको 9 बनाना है तो पहले 2 को पैरेलल में करो, 1 को सीरीज में कर दो। आपको 4 बनाना है तो पहले 2 को सीरीज में कर दो
और तीसरे को पैटर्न में कर दो। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे। और उससे बेटर है, आपको पता है एक सीरीज का होता है, एक पैरेलल का होता है, एक ये मिक्स वाले होते हैं दो, तो इन दोनों मिक्स वालों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, क्योंकि सीरीज और पैरेलल आप एकदम से देख के बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ V1, V2, V3 are three identical bulbs connected in as shown in figure। V1, V2, V3 तीन बल्ब हैं जो कि आइडेंटिकल है, मतलब पावर उनकी आइडेंटिकल है। ठीक है, आप आइडेंटिकल पावर है तो आइडेंटिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तीन कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल में। उसके बाद पूछ रहे हैं When all three bulbs glow, मतलब जब तीनों ही बल्ब से करंट पास होता है तो जो एम्पियर लगा हुआ है कहाँ, बैटरी के साथ में, वो शो करता है 3 एम्पियर, मतलब जब तीनों से करंट फ्लो करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो 3 एम्पियर शो करता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ, ये ग्लो है, ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन B2 गेट फ्यूज्ड। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए B2 फ्यूज हो गया। B2 फ्यूज होने का मतलब क्या है कि यहाँ से करंट पास करेगा ही नहीं, ये सर्किट एक तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो करंट अब A1 और A3 में से पास करेगा, B2 को हम मान सकते हैं कि ये है ही नहीं। अब ये पूछ रहा है कि जब B2 फ्यूज हो गया तो क्या B1 और B3 का जो ग्लो है वो ज्यादा चमकने लगेगा या नहीं। पावर अगर सेम है तो क्यों चमकेगा। पहली बात तो जब हम सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, जब सीरीज में मान लीजिए 2-3 कुछ आपने लगा रखे हैं, कोई भी अप्लायंसेस लगा रखे हैं, तो जो वोल्टेज है वो इन हर किसी में से चेंज होती है, इनके थ्रू निकल के जाती है, अलग अलग होती है, V1, V2, V3 होती है। ठीक है, लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, जब हम पैरेलल की बात करते हैं, तो ये देखिए, ये डायरेक्टली ही बैटरी से कनेक्ट है। हर किसी के लिए जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा, ये रहे या नहीं रहे, जब बाकियों के लिए पोटेंशियल सेम है तो ग्लो भी सेम रहेगा। ये रहेगा तो भी सेम ग्लो रहेगा, ये नहीं रहेगा तो भी सेम ग्लो रहेगा। तो पहले वाले का आंसर है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, सेकंड पार्ट है, व्हाट हैपन टू द रीडिंग A1, A3 एंड A व्हेन B2 गेट फ्यूज्ड। कह रहा है कि A1 और A3 और A की वैल्यू बताइए जब B2 को आप फ्यूज कर देते हो। B2 फ्यूज करने का मतलब यहाँ पे नहीं दिखाना है आपको, ऊपर वाला, नीचे वाला, और A की आपको रीडिंग दिखानी है। अच्छा, अब हमारा जो करंट था 3A था, वो A और A बराबर फ्लो कर रहा था तीनों में। इसका मतलब जब ये फ्यूज हो गया, डैमेज हो गया, तो इसका करंट यहाँ तक तो फ्लो करेगा लेकिन आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा एक तरह से। तो अब जो आपके पास जो आपका जो मेन है एमीटर, जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा, पहले 3A था, अब जो दिखाएगा वो दिखाएगा 2A। अगर इसमें टोटल 2A करंट फ्लो कर रहा है तो अब क्या होगा, A इधर फ्लो करेगा, A इधर फ्लो करेगा। इसका मतलब है A दिखाएगा 2A और A1 और A3 दोनों दिखाएंगे आपको A। समझ आ गया, क्योंकि बराबर बराबर करंट फ्लो होना था। जैसे ही ये फ्यूज हुआ, यहाँ से सर्किट डैमेज हो गया, यहाँ तक तो जाएगा, करंट आगे पास नहीं कर पाएगा। आगे पास नहीं कर पाएगा तो टोटल करंट जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा आपके पास, 2A, A यहाँ पे और A यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। बाकी क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं के टाइप के हैं, इन्हीं के जैसे हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। बाकी टाइप आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, इनके बेस पे बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिर से मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर से ज्यादातर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, थ्योरी कम आती है, तो न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।